दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि अगर आप होम लोन के बारे में सोच रहे हैं तो होम लोन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिस डॉक्यूमेंट की वजह से आपका लोन स्टॉकअप होता है और लोन लेने में आप थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करते हैं। बट अगर ये डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास रेडी रहता है तो दोस्तों आप लोगों का होम लोन किसी भी एनबीएफसी या बैंक से ईजिली ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेलिट वाले के लिए होम लोन का डॉक्यूमेंट का चेकलिस्ट आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप कहीं होम लोन के बारे में सोच रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपना चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और बिना अप्लाई करने से पहले ये डॉक्यूमेंट अगर रेडी कर लेते हैं तब देते हैं तो आपका होम लोन 2 से 3 मैक्सिमम 4 दिन में आपका अप्रूव हो जाएगा। बट अगर आप लोगों को डॉक्यूमेंट के बारे में पता ही नहीं है कि भाई हम होम लोन लेने जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लग सकता है, तो दोस्तों वहाँ पर चीज़ें स्टॉकअप में आती है। क्योंकि मैं इस सेगमेंट में 14 से 15 साल काम किया, तब जा कर के मैं डेली आप लोगों को वीडियो बना करके इस चैनल के माध्यम से अलग अलग टॉपिक पे प्रेजेंट करता हूं। तो दोस्तों आप लोगों का टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं कि आप लोगों को अगर होम लोन की ज़रूरत है कौन कौन से डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग से लगाए और एंड तक कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इकट्ठा करना होगा, किस स्टेज में किस डॉक्यूमेंट की डिमांड होती है। तो इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से बने रहना होगा। दोस्तों होम लोन किसी भी बैंक में अगर आप अप्लाई करते हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट है, सबके लिए डॉक्यूमेंट समान होता है। बट सरकारी बैंकों का जो चेकलिस्ट होता है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, प्राइवेट बैंकों का जो चेकलिस्ट होता है थोड़ा सा इजी होता है। क्योंकि जो सरकारी बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कंपेयर टू प्राइवेट बैंक एनबीएफसी बैंक उनसे सस्ता रहता है, तो उनका डॉक्यूमेंट भी स्ट्रॉन्ग रहता है। और प्राइवेट वालों का आरओआई जिसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा रहता है, तो डॉक्यूमेंट लिस्ट भी उसी के हिसाब से इजी रहता है। तो दोस्तों सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है होम लोन अप्लाई करने से पहले पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो खिंचवा करके रख लेना है। उसके साथ साथ आपका पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। पैन कार्ड पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। बहुत सारा पैन कार्ड पे सिग्नेचर नहीं होता है, तो आप लोगों को क्या करना होगा, उस पैन कार्ड पे मार्कर से सिग्नेचर कर लेना चाहिए। पैन कार्ड हो गया आपका। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, और अगर आपके पैन कार्ड पे आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, नाम मिसमैच है, तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई करने से पहले अपने आधार कार्ड पे ये करेक्शन करा लें। क्योंकि पैन कार्ड पे तो आप करेक्शन करा नहीं सकते, इसीलिए बेटर है कि आप अपने आधार कार्ड पे ही करेक्शन करा लें। और जहाँ पे आप रहते हैं, या तो इंसान के पास खुद का मकान होता है या वो किराए पर रहते हैं। अगर आप किराए पर रहते हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट और मकान मालिक का बिजली का बिल देना होगा एड्रेस प्रूफ के लिए। अगर आपका मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट नहीं दे रहा है, बिजली का बिल नहीं दे रहा है, तो आप लोगों को करना क्या होगा, अगर आपके पास किसी भी सरकारी गवर्नमेंट में खाता है तो उस पासबुक पे जो एड्रेस है और जहाँ पे आप रहते हैं दोनों सेम है, तो ये एड्रेस प्रूफ पे चल जाता है। अदरवाइज आपके नाम से कोई पोस्ट पेड हो, बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, पानी का बिल तो आएगा नहीं क्योंकि आप किराए पे हैं, पोस्ट पेड बिल हो जैसे मोबाइल का हो गया या लैंडलाइन आपने लगवा रखा है, एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट से वैलिडेट होता है, अगर ये भी आप लोगों के पास नहीं है, वोटर आईडी दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं। दोस्तों ज़्यादातर किराएदारों के पास रेंट एग्रीमेंट बिजली बिल के अलावा कुछ सलूशन नहीं मिलता है। तो दोस्तों आप लोगों को करना क्या होगा, आपको आधार कार्ड का जो एड्रेस है और जहाँ पे आप रहते हैं, भले ही आप किराए पर रहते हैं, उस एड्रेस पे आपका आधार कार्ड अपडेट करा लीजिए। सब सलूशन एक ही डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। तो आपका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, फ़ोटो हो गया और 3 महीने का सैलरी स्लिप। अगर आपकी सैलरी अकाउंट में आती है तो आपको 3 महीने की सैलरी स्लिप देना होगा और 1 साल का बैंक स्टेटमेंट, जिस खाते में आपकी सैलरी क्रेडिट होती है उस खाते का 1 साल का स्टेटमेंट आप लोगों को देना होगा। साथ में आपका कोई सा भी ऐसा प्रूफ हो जिसमें ये शो हो जाता है कि आप 3 सालों से लगातार जॉब कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं जॉब क्वांटिटी प्रूफ।
जॉब कंटिन्यूटी प्रूफ में आपका अपॉइंटमेंट लेटर हो सकता है। मान लीजिए आप एक कंपनी में 2 सालों से काम कर रहे हैं, तो 2 सालों जब आप ज्वाइन किए होंगे तो अपॉइंटमेंट लेटर मिला होगा, तो उसका अपॉइंटमेंट लेटर, और प्रीवियस कंपनी में आपने 1.5 साल किया या 1 साल किया तो उस कंपनी का रिलीविंग लेटर। इस तरीके से 3 साल का विंटेज हो जाता है। अगर आपके पास रिलीविंग लेटर नहीं है और करंट कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं है, तो आप लोगों को कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोगों को देना होगा। आप लोगों को नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए भी आपको सलूशन मैं बता रहा हूँ। आपने देखा होगा 26 ईयर्स 3 साल का दे सकते हैं। अगर 26 ईयर्स के बारे में आप लोगों को पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। 26 ईयर्स जब इनकम टैक्स आप भरते हैं तो आप यूज़र आईडी पासवर्ड बनाते हैं इनकम के साइट पे जा करके, और यूज़र आईडी पासवर्ड या कोई भी कैंडिडेट अपना 26 ईयर्स डाउनलोड कर सकता है अगर उनका पैन कार्ड है। तो जब से आपका पैन कार्ड बना रहता है तब से आप 26 ईयर्स डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें टैक्स वगैरह कटा रहेगा तो आ जाएगा, टैक्स नहीं कटेगा तो आपका ब्लैंक आएगा। 26 ईयर्स में जितने भी अमाउंट आपका क्रेडिट होता है, जो टैक्सेबल अमाउंट होता है, वो 26 ईयर्स में आपको दिख जाता है। तो 3 साल का अगर 26 ईयर्स डाउनलोड करते हैं तो आपका जॉब कंटिन्यूटी प्रूफ में कंसीडर कर लिया जाता है। तो ये तो सर डॉक्यूमेंट हो गया। साथ में आज की डेट में को एप्लीकेंट मांगते हैं। को एप्लीकेंट आप किनको किनको बना सकते हैं। आप अपने ब्रदर को, अपने भाई को, मदर को, फादर को, आप अपने स्पाउस को, आप अपने बेटे को, आप अपने सिस्टर को एप्लीकेंट बना सकते हैं। को एप्लीकेंट आपके ब्लड रिलेशन में ही बनाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम ब्लड रिलेशन, इफ़ यू आर गोइंग टू गिव एनी पर्सन फॉर को एप्लीकेंट